A very good morning, students. In the last classes, we read about unicellular animals, that is, we dealt with euglenoids and protozoa. ये दोनों ही kingdom Protista के members थे. And now, today we will move on to our next kingdom, which is your chapter number 4 in NCERT, that is Animal Kingdom. Animal Kingdom में हम read करेंगे multicellular animals को, which are also known as metazoa. This term is important. What are metazoa? They are multicellular animals. इस kingdom को 11 phyla में divide करते हैं. So let us just quickly see all the phyla one by one. They are, the lowest is Porifera, Coelenterata. They are also called Cnidaria. इसमें C silent है, so the pronunciation is Cnidaria. Here also C is silent, so the third phylum is Ctenophora. The fourth phylum is Platyhelminthes or flatworms. This is called Aschelminthes or roundworms. The next phylum in order is Annelida, Arthropoda, which is the largest phylum, Mollusca, the second largest phylum, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So these are the 11 phylums into which animal kingdom is divided. Now students, हालांकि ये सारे फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं. हम देखेंगे पॉरीफेरा बिल्कुल सिंपल टाइप के एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, मोलस्का में स्नेल्स आते हैं, कॉर्डेटा में हम आते हैं, वी आर मैमल्स. So there is wide variety of animals which all are multicellular but they are very different from each other. लेकिन फिर भी इन सब फाइलम के एनिमल्स में कुछ कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो इन सब में कॉमन हैं और इस बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू 11 फाइलम्स. सो टुडे वी विल रीड अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ. That is, we will talk about some fundamental features which are common to all the phyla of animal kingdom. We will talk about 7 criteria or 7 bases of classification. So let us start with the first classification. The first criteria is called level of organization. इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, हम सब जानते हैं कि सारे एनिमल्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन उन सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, उन सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी उन सेल्स में डिविजन ऑफ लेबर हुआ या नहीं. सो लेट अस फर्स्ट राइट, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर मतलब वो सारे सेल्स केवल एक साथ बस इकट्ठा है लेकिन उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है जैसा कि पॉरीफेरा में होता है, या वो सेल्स कोऑर्डिनेट हुए और कोऑर्डिनेट होकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे और उन्होंने बनाया टिश्यू. नेक्स्ट, कुछ एनिमल्स में वो टिश्यूज आपस में ज्वाइन हुए और उन्होंने मिलकर एक कॉमन बनाया ऑर्गन. एंड लास्ट लेवल इज जहाँ पर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होकर एक कॉमन फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने लगे एंड वी कॉल दैट ऑर्गन सिस्टम. सो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, animals can be classified into 4 levels. Let us first write all the levels and then we will talk about the examples. तो पहला लेवल जो है वो है सेल्यूलर लेवल. यहाँ पर जो सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, बट उनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत माइनर डिग्री ऑफ डिविजन ऑफ लेबर है, यानी देर आर नो टिश्यूज प्रेजेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टिश्यू इज फॉर्म्ड हियर. द सेकेंड लेवल इज टिश्यू लेवल. यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया है और उन्होंने मिलकर स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर्म कर लिए हैं. सो द सेकेंड इज टिश्यू लेवल. द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन लेवल. हेयर द वेरियस टिश्यूज have coordinated and formed a common organ.
और जब ये ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस लेवल को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ सेल्स। हमारे में सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए हैं। वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ने टिश्यूज़ ने मिलकर हमारे वेरियस ऑर्गन्स फॉर्म किए हैं और ऑर्गन्स ने मिलकर हमारे सिस्टम्स बनाए हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वी हैव माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन। तो इस तरह से ये एवोल्यूशन होता गया। इसमें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर लेवल लोएस्ट है, लीस्ट डेवलप्ड है, ये मिलेगा पहले फाइला में, दैट इज इन पॉरीफेरा। सो द एग्जाम्पल इज पॉरीफेरा। नेक्स्ट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मिलता है अगले दो फाइलम में, दैट इज इन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम दैट इज फोर्थ फाइलम, प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन्स फॉर्म हो गए हैं। सो द एग्जाम्पल इज प्लैटीहेलमिन्थेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस दो तरह से पूछ सकते हैं, या तो ऐसे पूछेंगे कि सिलेंट्रेटा में किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और चार ऑप्शंस दिए होंगे, तो आंसर विल बी टिश्यू, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल, जिसमें से एक ऑप्शन इन दोनों में से होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये स्टार्ट हो जाता है एस्केलमेंथिस से, दैट इज राउंड वर्म्स, टू कॉर्डेटा। So this is our first basis of classification, that is the level of organization which is based on the division of labor. There are 4 levels: cellular, tissue, organ and organ system. आप इसे note down करें, then we will move on to the next level of organization. Okay students, so now we'll move on to the next criteria or basis for the classification of multicellular animals. Now the second criteria that we will read is called the type of body plan. किस तरह से इनके बॉडी में अरेंजमेंट है वेरियस सिस्टम्स का, वेरियस ऑर्गन्स का और टिश्यूज़ का और सेल्स का. ऑन दिस बेसिस द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1, ये बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. आई एम अगेन रिपीटिंग, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट में से. सो द फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, सेल एग्रीगेट, सारे सेल्स इकट्ठे रखे हुए हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा, सेल्यूलर लेवल. और उसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, क्या है, सबसे लोएस्ट फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा. सो इन पॉरीफेरा the level of organization is cell level and the type of body plan is cell aggregate body plan. Now let's come to the second one. Second type of body plan में हम उन organisms को classify करेंगे जिनमें या तो tissue level मिल रहा है या उनमें organs मिल रहे हैं, यानी कि Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. इनकी बॉडी में क्या होता है, इसको बहुत सिंपल है, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पेन. आप एक पेन इमेजिन करें, या अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं. इस पेन के अंदर एक रिफिल डली हुई है. ये जो पेन का आउटर सरफेस है ये हमारी बॉडी वॉल आप माने, और जो अंदर इसकी रिफिल है, दिस इनसाइड पार्ट, दिस इज लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम और द एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें से फूड जो है वो इनसाइड आएगा एंड आउटसाइड जाएगा. अब जो सेकेंड लेवल है बॉडी प्लान का, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक, अंधा सैक है ये, ब्लाइंड सैक. क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं. एक से हम खाना अंदर लेते हैं, वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ, दिस इज एंटीरियरली प्लेस्ड, एंड द वेस्ट मटेरियल वी
थ्रो आउट ऑफ द बॉडी बाय अनदर पोर, अनदर ओपनिंग विच इज कॉल्ड एनस, जो बॉडी में पोस्टीरियरली रहती है। यानी हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल के दो पोर्स होते हैं, एक माउथ की तरह काम करता है टू टेक इनसाइड फूड, और एक एनस की तरह काम करता है टू थ्रो द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन्स लेवल मिलता है, उसमें इनकी ये बॉडी वॉल है, अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, और वो यहाँ से सिर्फ एक ही ओपनिंग से खुलती है, दूसरी तरफ कोई ओपनिंग नहीं है, दूसरी तरफ से उसमें कोई छेद नहीं है, कोई आंख नहीं है, वो अंधा है, इसीलिए उसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ इस तरह होगा। सपोज ये बॉडी वॉल है और दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज ओनली वन ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल की एक ही ओपनिंग है, देयर इज नो अदर ओपनिंग। यहां से ये अंधी है, ब्लाइंड है, क्लोज्ड है। सो दिस इज द गट और एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द बॉडी वॉल, एंड दिस हैज अ सिंगल ओपनिंग जिससे फूड अंदर भी जा रहा है और इसी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आ रहा है। सो वी कैन राइट दैट एलिमेंट्री कैनाल in blind sac body plan has single opening. This is very important, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में कितनी ओपनिंग्स मिलेंगी। देयर विल बी अ सिंगल ओपनिंग, और ये जो ओपनिंग है ये कैसे काम करेगी? दिस इज इक्वल टू माउथ एंड एनस बोथ। ऑल राइट, सो लेट अस राइट डाउन द एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स आर जिनमें टिश्यू मिलता है, यानी coelentrates and ctenophores, और जिनमें ऑर्गन सिस्टम मिलता है यानी प्लैटीहेलमिन्थस। इन तीनों में ही जो बॉडी प्लान है वो कैसा मिलेगा? ब्लाइंड सैक, यानी दे हैव अ सिंगल ओपनिंग विच विल एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज ए एनस। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जो मोस्ट इवॉल्व टाइप का है, दिस वी कॉल, इसको समझिएगा, ये वापस से हमारी बॉडी वॉल है, इसके अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और इसमें दो छेद हैं, एक फ्रंट और एक बैक साइड में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वी हैव टू ओपनिंग्स। तो ऐसा लगता है जैसे ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक और ट्यूब है, तो इस बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब। यानी एक बॉडी वॉल हो गई और एक उसके अंदर हमारी गट या एलिमेंट्री कैनाल हो गई। सो इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये किस तरह से बना सकते हैं? ये सपोज हमारी बॉडी वॉल है, इसके अंदर हमारी ये गट है और गट में देर आर टू ओपनिंग्स। दिस इज द गट, ऑलराइट, एंड दिस इज एक्टिंग एज माउथ and there is a separate pore which will act as anus. तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, इसको आप बिल्कुल easily पेन एंड रिफिल से समझ सकते हो। So let us write what will happen here is elementary canal has, कितनी ओपनिंग्स लिखूं बताइए आप लोग? It has two openings. Two openings. One will act as mouth and one is the anus. All right. अब ये किन में मिलेगी? ये मिलती है उन सभी में जिनमें ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं, यानी फ्रॉम एस्केलमेंथिस दैट इज राउंड वर्म्स टू कॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, इसमें बीच के सारे फाइलम्स आ जाएंगे, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा और इन सब में ही ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। ऑल राइट, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स ऑन विच एनिमल्स आर क्लासिफाइड। अब जो ट्यूब विद इन ट्यूब वाले एनिमल्स हैं, इनमें दो ओपनिंग्स हैं, अभी अभी हमने देखा, एक माउथ है और एक एनस है। दो ओपनिंग्स में से जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होगी, एम्ब्रियो मीन्स जब मदर की वूम्ब के अंदर वो बेबी, उसे हम बेबी नहीं बोलते हैं, 8 वीक्स तक का होगा, यानी 8 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है,
आप सब जानते हो कि एक एग है, एक स्पर्म है, वो दोनों फर्टिलाइज हुए होंगे, उससे एक जाइगोट बना होगा सिंगल सेल, उसमें खूब सारे डिविजन्स हुए होंगे, वो जाइगोट 1 से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल ऐसे डिवाइड होता गया होगा। 8 वीक्स तक, 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक उस ही स्ट्रक्चर को वी कॉल एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले कौन सा ओपनिंग या होल बना, माउथ या एनस, इस बेसिस पर ट्यूब विद इन ट्यूब या ऑर्गन सिस्टम वाले एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेट अस लुक इनटू दीज 2 ग्रुप्स। सो द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको समझना बहुत सिंपल है। एम्ब्रियो में जो पहला छेद बनता है, जो पहला पोर या ओपनिंग बनता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। अगर वो ब्लास्टोपोर माउथ पहले फॉर्म करता है, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्रोटो। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और फर्स्ट, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, आपको याद होगा। और स्टोमा वर्ड जो है उसका मतलब होता है माउथ बायोलॉजी में। सो प्रोटोस्टोमिया ग्रुप यानी ब्लास्टोपोर से क्या बना होगा, ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। अगर माउथ पहले बना और एनस बाद में बना तो उस ग्रुप को हम कहेंगे प्रोटोस्टोमिया ग्रुप। ओके, सो दीज आर द 2 ग्रुप्स। और अगर माउथ बाद में बना, यानी पहले क्या बना है, ऑब्वियसली दो ही तो छेद हैं। अगर आप रेस में दौड़ रहे हो और वहाँ पे 2 ही रनर्स हैं और आप बोलो मैं फर्स्ट आया, और या दूसरा बोले मैं सेकंड आया, ऑब्वियसली अगर फर्स्ट नहीं आए हो तो आप सेकंड आए हो। तो अगर माउथ पहले डेवलप हुआ तो प्रोटोस्टोमिया, और अगर माउथ बाद में डेवलप हुआ यानी कि माउथ सेकंड नंबर पे डेवलप हुआ, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरो मीन्स सेकंड, डाई ड्यूटेरो उससे वर्ड आया है ये, देन दे आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमेटा। इसमें क्या हुआ है, ब्लास्टोपोर जो है यानी फर्स्ट ओपनिंग कौन सी बनी है, माउथ सेकंड नंबर पे बना है, यानी फर्स्ट नंबर क्या बना है, एनस बना है। सो ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप। अगर माउथ पहले बन रहा है देन प्रोटोस्टोमिया, अगर एनस पहले बन रहा है यानी माउथ सेकंड नंबर पे बन रहा है देन ड्यूटेरोस्टोमिया। ये दोनों ही ग्रुप्स ट्यूब विद इन ट्यूब के 2 डिविजन्स हैं। अब इनमें से कौन सा प्रोटोस्टोमिया और कौन सा ड्यूटेरोस्टोमिया? स्टूडेंट्स, क्या आपको आइडिया है कि हमारे में क्या पहले बना होगा, माउथ या एनस? ज़्यादातर हमको यही लगता है कि हमारे में शायद पहले माउथ बना होगा, बट ऐसा नहीं है, हमारे में पहले एनस बना है। यानी जो ज़्यादा एडवांस्ड है उनमें एनस पहले फॉर्म होता है। तो इनमें से जो एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का 4 फाइलम्स हैं, उन चारों में ही पहले माउथ डेवलप होता है। तो पहले अपन इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए एस्केलमेंथिस, then Annelida, Arthropoda and Mollusca. So from Escalmenthus to Mollusca. और जो लास्ट के 3 हाईली एडवांस्ड हैं, दैट इज इकाइनोडर्मिटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये तीनों ही ड्यूटेरोस्टोम के एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज इन देम एनस डेवलप्स फर्स्ट। All right, so there are 3 kinds of body plans: cell aggregate, blind sac, tube within tube. Blind sac में single opening है, tube within tube में 2 openings हैं. Mouth develops first, protostomia, anus develops first, deuterostomia. आप इसे लिखें, then we'll move on to something else. Okay students, so now let us look into some more points related to this criteria. इस क्राइटेरिया में हमें एक नोट पढ़ना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे से फॉर्म होते हैं। अब अभी हमने देखा कि जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी कि जिसमें सिंगल ओपनिंग है, यानी उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकम्प्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग। इसके हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थस।
जिसमें से जो पहले दो हैं यानी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उनमें टिश्यूज ही बने हैं, हम पढ़ चुके हैं, दे आर टिश्यू लेवल, उसमें ऑर्गन्स फॉर्म नहीं हुए हैं, इसीलिए एज सच उसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल हम नाम नहीं दे सकते हैं, उसमें हम सिंपल बोलते हैं कि देयर इज अ सिंगल बॉडी कैविटी। वी कैन नॉट कॉल इट डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑर्गन्स बने ही नहीं हैं। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन्स फॉर्म हो गए हैं तो वहाँ पर हम उसे एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओपनिंग्स, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप्स हैं? वन इज द इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज सिंपल सिंगल ओपनिंग विच एक्ट्स एज बोथ माउथ एंड एनस। और ये किस में है? अभी अभी हमने देखा था, इट इज फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, दैट इज फ्लैटफॉर्म्स। और रिमेनिंग जितने भी ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब मिलता है, उन सब में जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, विच मीन्स इट हैज टू ओपनिंग्स, वन विल एक्ट एज माउथ एंड द सेकेंड वन विल एक्ट एज एनस। और इसके एग्जाम्पल्स वापस से सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के एनिमल्स, दैट इज फ्रॉम Aschelminthes to Chordata. This is a very interesting point that we have two types of alimentary canal, incomplete in Platyhelminthes, ये important question exam का पूछा जाता है, और complete alimentary canal from Aschelminthes to Chordata. It should be learnt by heart. Now, there are some other variations also with respect to the circulatory system. आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को हम लोग काउंट करते हैं। ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इन 11 फाइलम्स को सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर हम क्लासिफाई करें, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से कोशिश करते हैं समझने की। अगर हम अपनी बात करें कॉर्डेट्स की, तो हमारे में क्या होता है, सपोज ये हार्ट है, ओके, दिस इज हार्ट। इस हार्ट में जो ब्लड लेकर आ रही है, दिस इज वेन, ऑलराइट, और जो यहाँ से ब्लड लेकर जाएंगी, दीज आर कॉल्ड आर्टरीज, आप जानते हो। सो लेट्स राइट दीज आर आर्टरी। नाउ व्हाट हैपन्स इन आवर सिस्टम, ये जो आर्टरी होती है ये आगे जाकर डिवाइड होती है छोटे छोटे आर्टीरियोल्स में, और ये जो आर्टीरियोल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं कैपिलरीज। ओके, और ये जो कैपिलरीज हैं, ये सपोज हमारा कोई भी बॉडी ऑर्गन है या टिश्यू है, ठीक है, ये ब्लड आया इधर से हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से ये ब्लड पहुंचा आर्टीरियोल में, दिस इज आर्टीरियोल जिसका स्मॉलर डायमीटर है, आर्टरी के डिविजन्स हैं ये, और इनसे ये ब्लड गया कैपिलरी में, दीज आर द कैपिलरीज। ऑलराइट, और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये इस ब्लड को हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं फिल्टर करके। ये जो फिल्टर करके फ्लूइड है, दिस फ्लूइड, दिस वी कॉल टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हम लोग डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे।
यानी यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझिए आप कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन है या टिश्यू है वो कभी भी ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी प्रेजेंट है, इसीलिए जो टिश्यू है वो और जो ब्लड है उसके बीच में हमेशा कैपिलरी की वॉल प्रेजेंट होगी। सो द टिश्यू और द ऑर्गन नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी। और फिर यही जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ये अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस कैपिलरी में डाल देते हैं, और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये फिर जॉइन करती हैं और जॉइन कर ये बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल जो है वो फाइनली फिर ड्रेन करता है वेन में। सो दीज आर द वेन्यूल्स। ओके, यानी कि हमारे सिस्टम में जो ब्लड है वो कैपिलरी के अंदर क्लोज्ड है। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका मतलब है नंबर 1 कैपिलरीज आर प्रेजेंट, कैपिलरी प्रेजेंट, ऑल राइट, एंड नंबर 2 blood never comes in direct contact with tissue. Blood never comes in direct contact. हमेशा बीच में कैपिलरी है, direct contact with tissue. Okay, so this is the closed circulatory system जिसमें कि कैपिलरीज प्रेजेंट है और ब्लड कभी भी टिश्यू से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरह से होता है? लेट्स राइट, दिस इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये ब्लड है, ये हार्ट है, आई एम सॉरी, दिस इज द हार्ट, ये वेसल हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है, सो दिस इज आर्टरी, वी नो नाउ। और इनमें जो ब्लड होता है वो बड़ी बड़ी बॉडी में खाली कैविटीज़ होते हैं, इनमें कोई कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। आर्टरीज और वेन्स जो है उनमें कोई डिविजन्स नहीं होते, इनमें बॉडी में बड़ी बड़ी खाली जगह हैं, गड्ढे जैसे बने हुए हैं जिन्हें साइनसेस या लैक्यूने कहते हैं, और उनमें ब्लड भरा हुआ है और उन्हीं कैविटी में टिश्यूज़ भी हैं। यानी टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, दे आर बेस्ड इन द ब्लड। सो द ब्लड, सपोज दिस इज अ कैविटी, ये है इसकी एक बॉडी कैविटी जिसे हम साइनस कहते हैं या लैक्यूना कहते हैं, और इसी में हमारे सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो हैं वो बेस्ड कर रहे हैं या दे आर इमर्स्ड इनटू इट। ये जो आर्टरी है ये डायरेक्ट इसमें ब्लड लेकर चली जाएगी, यानी ब्लड जो है वो डायरेक्टली ऑर्गन तक आ रहा है, और ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट वेन के थ्रू हार्ट में पास हो जाएगा। दिस इज अ वेन। सो द मेन डिफरेंसेस, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है इसलिए बॉडी ऑर्गन और ब्लड कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर हेयर कैपिलरीज आर एब्सेंट, और इसीलिए ब्लड एंड टिश्यू कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। ओपन मतलब ऑर्गन्स ओपन में पड़े हुए हैं, बॉडी कैविटी में पड़े हैं। क्लोज्ड मतलब ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। नाउ लेट्स राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स लिखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे, आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। Alright students, now let's look at the examples of both open and closed circulatory system. Open circulatory system, capillaries absent, blood in direct contact with tissue. Closed circulatory system, capillaries present, blood never comes in direct contact with tissue. इसके examples के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। द ट्रिक इज, लंच में
आलू मेथी, आलू मेथी है, लंच में आलू मेथी है, आओ चले। कहाँ चले भाई? लंच करने। अभी नहीं, अभी तो क्लास अटेंड करें, इसके बाद में। सो लंच में आलू मेथी है, आओ चले। ये ट्रिक है टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए, एल से है लीच, जो कि एनेलिडा का एग्जाम्पल है। इट इज अ काइंड ऑफ एनेलिडा। देन ए इज फॉर आर्थ्रोपोडा, ऑल आर्थ्रोपोड्स, जिसमें कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट एम इज फॉर मोलस्का, ऑल मोलस्का एक्सेप्ट वन क्लास, जो भी हम देखेंगे। एंड एच इज फॉर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। So the examples of open circulatory system. Now let's move on to the examples of closed circulatory system, that is आओ चले। AOC, A से आएंगे most annelida except लीच, लीच जो है उसमें अभी अभी हमने देखा है open circulatory system है। O is for octopus, ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का का एग्जाम्पल है, सारे मोलस्का में ओपन होता है एक्सेप्ट ऑक्टोपस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम्पल इज अ क्वेश्चन। एंड सी इज फॉर कॉर्डेट्स, जिसमें ह्यूमंस, मैमल्स आते हैं। ऑल राइट, सो ये बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए कि लीच में ओपन है जबकि एनेलिड्स में क्लोज्ड है, और मोलस्का में ओपन है बट ऑक्टोपस विच इज अ मोलस्का में क्लोज्ड है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। तो इस तरह से हमने दो क्राइटेरिया पढ़े, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, एंड इट इज नोन एज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको दो टुकड़ों में काटना हो, चलो आपको नहीं, आपके दुश्मन को दो टुकड़ों में काटना हो, तो आप कितने तरीके से उसे कट कर सकते हैं कि वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो? बिल्कुल सही है, सिर्फ एक तरह से, इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हम कितने एक्सिस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड करती है उसकी बॉडी सिमेट्री। सो इट इज बेस्ड ऑन द number of planes which divides animal into two equal halves, two equal halves। जैसे अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो उनका जो शेप होता है वो बड़ा इर्रेगुलर होता है, तो आप उसे कैसे भी कट करें कभी भी दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एसिमेट्री। एसिमेट्री यानी द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। द एग्जाम्पल इज पॉरीफेरा। जैसे अमीबा भी था, किसी भी तरह का शेप है इनका, कुछ ऐसे होते हैं, आप कैसे भी कट करेंगे दो इक्वल पार्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। नाउ द सेकेंड टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप ऑर्गेनिज्म को, ये ऑर्गेनिज्म जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं या सर्क्यूलर होते हैं, आप इन्हें कितने भी एक्सिस में कट करो, हर एक्सिस से आपको दो इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कुछ इस तरह से ऑर्गेनिज्म होगा, ये उसकी गट है, ये है, ये सपोज इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। ऑल राइट, अब आप इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे कट करें, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, लेट्स लेबल देम। सभी किसी भी एक्सिस में, please repeat, you can note it down, these kind of animals can be divided into two equal halves by any number of planes. So A is equal to B is equal to C is equal to D. ये जो सिमेट्री मिलती है, ये मिलती है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स,
एंड यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, अडल्ट इकाइनोडर्म्स। मैं इस पे स्टार लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। ऑल राइट, सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी नंबर ऑफ प्लेन्स। लेकिन इसी रेडियल सिमेट्री में से एक और तरह की सिमेट्री निकलती है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ही है इस तरह से, ये इसके लेट्स से इस तरह से शेप निकला हुआ है, लेकिन सपोज इसमें ऐसे भी कोई 2 स्ट्रक्चर्स निकल गए। अब क्या होगा, आप इसको अगर इक्वल पार्ट्स में कट करोगे सेंटर से, ओके सेंटर से, तो A जो है वो C के बराबर है, B जो है वो D के इक्वल है, लेकिन A और B इक्वल नहीं है, A और D इक्वल नहीं है, यानी A इज इक्वल टू C but it is not equal to B. That means please note, the opposite parts are similar but the adjacent parts are dissimilar. So the animals which can be divided into 2 equal halves by only 2 number of planes are called biradially symmetrical. तो रेडियल सिमेट्री में से ही तीसरे टाइप की सिमेट्री निकली, दैट इज बायरेडियल। इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा। टीनोफोरा। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट करें, बायरेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का ही एक मॉडिफिकेशन है। अगर क्वेश्चन आता है, प्लीज लिसन केयरफुली, दैट टीनोफोरा हैज फॉलोइंग काइंड ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे बायलेटरल सिमेट्री, तो आपका आंसर क्या आएगा, बायरेडियल। बट मान लीजिए अगर ऑप्शन में बायरेडियल सिमेट्री नहीं है तो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हमारे अंदर होती है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली 1 प्लेन। दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी जो है वो 2 लेटरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी राइट एंड लेफ्ट में। दिस इज बायलेटरल सिमेट्री। कुछ इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। ये सींग नहीं बन रहा है, ये कॉकरोच बन रहा है और एनी इंसेक्ट। इसको आप सिर्फ एक ही प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लैटीहेलमिन्थस, 2 कॉर्डेटा, यानी जब से ऑर्गन सिस्टम बना है तब से ये सिमेट्री शो हो जाती है, एक्सेप्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम पुटिंग डबल स्टार हियर, एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्म्स, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं उनमें क्या मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल स्टारफिश होता है, अगर आपने देखा हो। यहाँ पे मैंने अडल्ट वर्ड लिखा है, क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि अडल्ट इकाइनोडर्म में किस तरह की सिमेट्री होती है तो आंसर आएगा रेडियल। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि इकाइनोडर्म के लार्वा में, यंग वन में किस तरह की सिमेट्री होती है तो आंसर आएगा बायलेटरल। और अगर क्वेश्चन आए कि इकाइनोडर्म्स में किस तरह की सिमेट्री होती है और ऑप्शंस दिए हैं रेडियल, बायलेटरल, बोथ एंड नन, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, बोथ, क्योंकि लार्वा में मिलती है बायलेटरल सिमेट्री एंड अडल्ट्स में मिलती है रेडियल सिमेट्री। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पे इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको नोट डाउन करें, देन वी विल मूव ऑन टू द 4th क्राइटेरिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th criteria of classification of multicellular animals or metazoa. So the 4th point of classification is arrangement of embryonal cells. It is called arrangement of
एम्ब्रियोनल सेल्स। इसको अच्छे से समझे पहले आप, फिर हम इसको लिखेंगे। अभी हमने बात की थी एक स्पर्म, एक ओवा फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में डिविजन्स हुए, 2, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और इस तरह से स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 2 मंथ्स या 8 वीक्स तक के स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये वेरियस लेयर्स में खुद को अरेंज करते हैं, और ये जो लेयर्स होती हैं ये आगे जाकर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये मेन लेयर्स हैं जो आगे ऑर्गन्स फॉर्म करने वाली हैं, ये बीज लेयर हैं, बीज की तरह काम कर रही हैं, जो आगे फल देंगे, पेड़ को बड़ा करेंगे, यानी ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, तो इसी को कहते हैं जर्म लेयर्स। तो ये कितनी जर्म लेयर्स हैं, 2 या 3? इस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। ऑल राइट, so how the embryonal cells are arranged? On this basis, organisms can be classified into 2 types. ठीक है, जो अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए, यहाँ पर हम पॉरीफेरा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉरीफेरा में तो कोई डिफ्रेंसिएशन हो ही नहीं रहा है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर हो ही नहीं रहा है, वहाँ तो केवल सेल्यूलर लेवल है, तो हम पॉरीफेरा को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीलेंट्रेटा ऑनवर्ड्स। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होता है कि ये सपोज इनकी गट है, आप इसको वापस से इमेजिन करिए, ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, ये बॉडी वॉल है, अंदर इसके कैविटी है, हमने इसको इस तरह से कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन में, और अब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। जब अपन यहाँ से देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा, ये सेंटर में रिफिल वाला गोला जो एक्चुअली क्या है, गट है, ल्यूमन जहाँ से फूड अंदर जाएगा, और एक हमको बाहर की कवरिंग दिखेगी, दिस विच वी कैन कॉल द बॉडी वॉल। सो दिस इज द बॉडी वॉल, और ये जो है दिस इज द गट वॉल, गट की दीवार, गट वॉल। ओके, इस तरह से हमने यहां से हम इसको व्यू कर रहे हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसमें हमें क्या दिखेगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जितने भी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो खुद को 2 लेयर्स में अरेंज करते हैं। एक लेयर जो है वो ये जो गट वॉल है इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर द सेल्स, और कुछ सेल्स जो हैं वो खुद को बॉडी वॉल के ठीक नीचे अरेंज कर देंगे लाइक दिस। एक बाहर है, एक अंदर है। बाहर आउटसाइड को कहते हैं एक्टो और इनसाइड को कहते हैं एंडो। सो दिस जर्म लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ये आगे जाकर और टिश्यूज, ऑर्गन्स फॉर्म करेगी, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसे कहेंगे एंडोडर्म। ओके, और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है यहाँ पे कोई भी सेल्स अरेंज्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ जेली की तरह सब्सटेंस फिल्ड है। प्लीज माइंड इट, नोट इट डाउन, देयर आर नो सेल्स, दिस इज कॉल्ड मीजोगिलिया। ग्लिया मीन्स ग्लू, चिपचिपा, so mesogilia, this has jelly like substance. It is not a proper layer क्योंकि इसमें cells नहीं हैं, तो basically 2 layers बनी हैं, endoderm inside and ectoderm outer layer। क्योंकि इसमें 2 लेयर बन रही हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो डाई से वर्ड आया है 2, और ब्लास्ट वर्ड जो है एम्ब्रियो के लिए यूज करते हैं, यानी दे हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल रटे होने चाहिए, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। यहाँ पे मैं वापस एक बार क्लियर कर रही हूँ, कई बुक्स में पॉरीफेरा को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, हम पॉरीफेरा को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेल्स का कोऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रहा है। सो दीज 2 आर द डिप्लोब्लास्टिक organisms in which the embryonal cells are arranged into 2 layers, the inner endoderm and the outer ectoderm. जो higher organisms हैं, that is from platyhelminthes to chordata, उनमें ये वापस से gut wall है, this is the gut, all right,
दिस इज द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है। इनमें जो एम्ब्रियोज होते हैं वो खुद को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं। एक तो सेम है जो बॉडी वॉल के ठीक नीचे है, दैट इज द आउटर एक्टोडर्म लेयर, जो आगे जाके ऑर्गन्स फॉर्म करेगी। हम ह्यूमंस में अगर बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली इसी एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। सो दिस इज द एक्टोडर्म। ओके, एक लेयर जो है वो गट के चारों तरफ यानी वॉल ऑफ गट को सराउंड करेगी। दिस इज द सेम इनर एंडोडर्म। ओके, तो 2 लेयर्स तो सेम है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, लेकिन जो बीच में जेली लाइक फ्लूइड डिप्लोब्लास्टिक में भरा हुआ था, यहाँ पर सेल्स फिल्ड हो जाएंगे और उस थर्ड लेयर को, क्योंकि वो सेंटर में है, मिडिल में है और मिडिल को मीसो वर्ड बोलते हैं, सो नाउ अ न्यू थर्ड लेयर इज ऑल्सो फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड मीसोडर्म। ये हम क्या बना रहे हैं, डॉट डॉट्स, दीज आर द न्यूक्लियस। All right, so a new layer is formed, a third layer, that is mesoderm. This is a cellular layer. All right, so in higher organisms, that is from Platyhelminthes to Chordata, embryonal cells are arranged into 3 layers: the endoderm, inner, the outer ectoderm and the middle mesoderm. And these kind of organisms will be called, इसमें 3 हैं, 3 के लिए ट्रिप्लो वर्ड यूज करते हैं, so they are triploblastic organisms. All right, तो स्टूडेंट्स इस पे 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक ऑप्शन इस प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा तक एक ऑप्शन दिया होगा, या इस तरह से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मोलस्का में किस तरह का अरेंजमेंट है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो कौन सा होगा, मोलस्का में ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक और इस पे क्वेश्चन बनता है कि तीनों जर्म लेयर्स में से सबसे लास्ट में कौन सी जर्म लेयर इवॉल्व हुई है, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म तो डिप्लोब्लास्टिक में भी थी, सो दिस इज द लास्ट इवॉल्व्ड लेयर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज नोट डाउन करें, इस पे क्वेश्चन आता है, आप इतना लिखें, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। 5th criteria is called the type of body cavity और सीलोम। बॉडी कैविटी को ही हम कहते हैं सीलोम। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसका मतलब ये है, ये बॉडी वॉल है, अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या गट है, और इस रिफिल और इस पेन के बीच में जो पूरी खाली जगह है, एक कैविटी है, उसे कहते हैं बॉडी वॉल। अगर वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है तब उसे कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी। हम ह्यूमंस की बात करें तो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रैक्ट है पूरा माउथ टू एनस, एक हमारी बॉडी वॉल है, और इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है उसे कहते हैं सीलोम, और इसी के अंदर हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, लंग, किडनीज, सब के सब लॉज्ड होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी द ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बॉडी कैविटी की बात हम तभी करेंगे जब मीजोडर्म बन गई हो, यानी वी कैन टॉक अबाउट दिस ओनली इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो प्लैटीहेल्मिन्थेस से शुरू होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, ये गट है, ऑलराइट, गट के चारों तरफ एंडोडर्म बनी है, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के ठीक नीचे आउटर जर्म लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म,
और बीच में पूरी फिल्ड है मीसोडर्म। यानी इनमें अगर आप देखें तो कोई कैविटी बन ही नहीं रही है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस इज द मीसोडर्म, ये है एंडोडर्म। अभी जैसा हमने बनाया था ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये, एंड दिस इज द एक्टोडर्म। एंड देयर इज नो बॉडी कैविटी, कोई भी खाली जगह नहीं है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एसीलोमेट। ए मीन्स एब्सेंट, देयर इज नो सीलोम, सो दे आर एसीलोमेट, दैट इज नो बॉडी कैविटी। इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्लैटीहेलमिन्थस, जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हुई है। They do not have any body cavities, that is the mesoderm is completely filled between endoderm and ectoderm. Now the next type, इसका जो अगला हायर फाइलम है यानी राउंड वर्म्स या एस्केलमेंथस, उसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। ये गट है, गट वॉल के चारों तरफ एंडोडर्म है, दिस इज द बॉडी वॉल, ऑल राइट। बॉडी वॉल को लाइन करती है आउटर एक्टोडर्म, अभी हमने रीड किया था इसे। सो दिस इज द एंडोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म। और इसमें जो मीजोडर्म है उसने बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, सेपरेट होना शुरू कर दिया है इस मीजोडर्म ने, पर पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुई है। तो ये पाउचेस या सैक के रूप में दिखती है। तो स्पेस बनना स्टार्ट तो हो गया है गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट बॉडी कैविटी। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ कुछ स्पेस है, यहाँ कुछ स्पेस है, लेकिन इट इज नॉट अ कंप्लीट बॉडी कैविटी लाइंड विथ मीजोडर्म। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सूडोसीलोम। यानी बॉडी कैविटी तो बन रही है पर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, इट इज अ फॉल्स बॉडी कैविटी, दे आर कॉल्ड सूडोसीलोमेट, मीन्स दे हैव अ फॉल्स बॉडी कैविटी। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथस यानी राउंड वर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आता है, और इसमें जो मीसोडर्म है scattered as pouches between endoderm and ectoderm. So it is also can be called as false body cavity. आपको पता होना चाहिए कि ये किस फाइलम में मिलती है और इसका क्या मतलब होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। All right? Now, from Annelida to Chordata, what happens is, this is again gut, all right? ये है एंडोडर्म, ये हमारी बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल को लाइन करेगी कौन, बताइए अब आप? आउटर, बिल्कुल, एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म। और इन ऑर्गेनिजम्स में जो मीजोडर्म है वो पूरी तरह स्प्लिट कर गई है, और स्प्लिट करके उसने प्रॉपर एक कैविटी बना दी है, जिसे हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। कुछ मीजोडर्मल सेल्स जो हैं उन्होंने एंडोडर्म के चारों तरफ लेयर बना ली है, और कुछ मीजोडर्मल सेल्स जो हैं उन्होंने एक्टोडर्म के इनर साइड पर लेयर बना ली है, लाइक दिस। So this is endoderm, this is ectoderm, और ये दोनों ही लेयर्स जो हैं ये क्या है? मीजोडर्म। और इस मीजोडर्म के सेपरेशन के कारण ये जो पूरा स्पेस है, दिस होल स्पेस जिसमें फ्लूइड भर जाता है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स यहीं लॉज होंगे, दिस होल प्लेस
is called true body cavity and such organisms are called eucoelomate. U का मतलब होता है true, so they have a true body cavity, they are called eucoelomate, they have a true body cavity. So now let's just write down the definition of body cavity. What it is? It is, the true body cavity means a cavity between gut wall and body wall which is lined on both sides by mesoderm is called true body cavity. और इसके examples होंगे from Annelida to Chordata. All right. Now there is one more point which we have to remember. ये जो ट्रू बॉडी कैविटी बनती है ये दो तरीके से बन सकती है. कैसे बन सकती है? जो लोअर हैं यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, उनमें जो मीसोडर्म होती है उसकी स्प्लिटिंग होती है एंड द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड. दिस काइंड ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड शाइजोसीलोम. शाइजो का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग, सो इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ मीसोडर्म. ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. इसके एग्जाम्पल्स हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. और जो हाईएस्ट 3 फाइलम्स हैं उनमें भी ट्रू बॉडी कैविटी बन रही है. एंड रिजल्ट सेम है. स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से नोट करिए, एंड रिजल्ट सेम है लेकिन बनने का तरीका अलग है. इनमें जो कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी बनती है उसे कहते हैं एंटेरोसीलोम. एंटेरो का मतलब होता है गट. इसमें क्या होता है, ये जो गट है यहाँ से एक पाउच निकलता है और वो पाउच जो है उसके कारण से मीजोडर्म जो है वो सेपरेट होती है और बॉडी कैविटी बनती है. दैट इज इट इज फॉर्म्ड बाय इवैजिनेशन और आउटग्रोथ ऑफ गट वॉल. गट को एंटेरो बोलते हैं, इसीलिए इसे एंट्रोसीलोम बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ओके, तो अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए आप. हम लोग अब क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, किस तरह से पूछते हैं. नंबर 1 एसीलोमेट का एग्जाम्पल, सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल एंड ट्रू सीलोमेट्स के एग्जाम्पल. सेकेंड, यू शुड नो दैट बोथ शाइजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम ये दोनों ही दे आर टाइप ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी एंड दोनों का मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड द एग्जाम्पल्स. So this is the 5th point of classification. Now let's move on to the other 2 modes. You can note it down, then we'll move ahead. All right students, let's move on to the 6th criteria of classification. This is called body segmentation. आप जानते हो segment का मतलब parts. So body segmentation, और इसी फिनोमिना को एक और टर्म देते हैं, ये दोनों वर्ड्स आपको आने चाहिए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटामेराइजेशन. ओके, सो बॉडी सेगमेंटेशन और मेटामेराइजेशन, व्हाट डज इट मीन? आप हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स रिकलेक्ट कर सकते हो जो सिमिलर पार्ट्स एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक हो. इमेजिन करिए, याद करिए. बिल्कुल, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, एक के नीचे एक वर्टिब्रा लगी है. तो इस तरह का जो फिनोमिना है जिसमें सिमिलर लुकिंग पार्ट्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. सो व्हाट इज सेगमेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर लुकिंग पार्ट्स वन बिहाइंड द अदर. इस फिनोमिना को कहते हैं मेटामेराइजेशन और इन पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट्स या मेटामियर्स. क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय मेटामियर्स? मेटामियर्स आर सिमिलर लुकिंग पार्ट्स, they are called metameres. All right, now on the basis of this there can be 2 kinds of organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स में सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. सूडो का मतलब फॉल्स. हाँ, फॉल्स सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? फॉल्स सेगमेंटेशन का ये मतलब है, अगर आपने कभी टेप वर्म देखा हो या पढ़ा हो, जो प्लैटी हेलमिन्थिस का एग्जाम्पल है,
ये अपने जो इनके सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें स्ट्रोबेलास बोलते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली बॉडी से स्लफ ऑफ करते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं और न्यू पार्ट्स इनके फॉर्म होते रहते हैं। लेकिन ये जो पार्ट्स हैं ये एम्ब्रियोनिक लेवल पर, एम्ब्रियोनिक एज में फॉर्म नहीं हो रहे हैं, दे आर गेटिंग फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ। सो दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स और मेटामियर्स, बट दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं बने हैं। सो सूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल should be learned by heart. It is platyhelminthes, और platyhelminthes में भी particularly tapeworm। जब हम platyhelminthes पढ़ेंगे तो हम इस पॉइंट को वापस देखेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो पार्ट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही अरेंज्ड होते हैं, एक के पीछे एक, दैट इज कॉल्ड यू सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन, यू सेगमेंटेशन। ओके, अब इसमें 3 तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, सो इन कॉर्डेट्स अपने आप को आप देखें तो आपके अंदर केवल इंटरनल सेगमेंटेशन मिलता है, देयर इज नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, सो देयर इज ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, जिसमें कॉकरोच, मॉस्किटोज आते हैं, इनमें केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलता है। इनकी बॉडी को अगर आप नोट करें, इट इज ओनली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली, सो देयर इज ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन अगर आपने कभी केचुआ, अर्थवर्म को ऑब्जर्व किया हो, जो एनेलिडा फाइलम का एग्जाम्पल है, सो इन एनेलिडा उसमें बाहर से भी बॉडी सेगमेंटेड होती है और अगर आप उसकी बॉडी को कट करेंगे तो अंदर भी प्रॉपर सेप्टाज होते हैं। सो इन एनेलिडा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन किस तरह से वो ट्रिकी बनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रू सेगमेंटेशन, एक एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थस, एक इन तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल है, और 2 लेट्स से कुछ भी हेमिकॉर्डेटा है, काइनोडर्मेटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो भी इन तीनों में से ऑप्शन है वो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रू सेगमेंटेशन और ऑप्शंस में ये 3 है और एक प्लैटीहेल्मिन्थस है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे। तीनों में ही ट्रू सेगमेंटेशन है, लेकिन इनमें से भी बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा एनेलिडा, क्योंकि इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन मिल रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट करें, अगर तीनों ऑप्शंस हो तो हमारा बेस्ट चॉइस विल बी एनेलिडा। सो दिस इज द 6th क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th एंड द लास्ट क्राइटेरिया। लास्ट क्राइटेरिया जो है, पहले से लिख लेते हैं अपन, दिस इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है, ये जो मदर के वूम्ब के अंदर एम्ब्रियो होता है, उसके पीछे यानी डॉर्सल साइड पर एक छड़ी जैसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मीसोडर्मल सेल से बनता है, और ये उस एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही आगे जाकर कुछ एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या है, इट इज नोटोकॉर्ड। सो व्हाट इज नोटोकॉर्ड, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, छड़ी की तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये किसका बना है, ये बिल्कुल अच्छे से याद करिए, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। दैट नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ मीजोडर्म, रॉड लाइक मीजोडर्मल स्ट्रक्चर, और ये कहाँ मिलता है, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो। और इसका फंक्शन क्या है, ये एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एम्ब्रियो, एक स्केलेटन की तरह काम करता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। So on this basis, the animals can be classified into 2 groups. Very simple to understand. If notochord is present,
कॉर्डेटा जो लास्ट फाइलम है, मोस्ट डेवलप्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और नॉन कॉर्डेटा अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, दैट इज नोटोकॉर्ड एब्सेंट। जितने भी और फाइलम्स हैं एक्सेप्ट कॉर्डेटा, यानी पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हैं, दे आर नॉन कॉर्डेट्स। सो फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमीकॉर्डेटा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, दिस हेमीकॉर्डेटा, क्योंकि इसमें कॉर्डेटा वर्ड आ गया है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, हेमीकॉर्डेटा में कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन हेमीकॉर्डेटा, इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हेमीकॉर्डेटा 100% नॉन कॉर्डेटा का ही एग्जाम्पल होता है। सो दीज आर द 7 bases on which animals are classified. Let us quickly draw a flow chart to summarize all these points. आप इसे नोट डाउन करें, then we'll draw that flow chart. All right students, so now let us draw a flow chart to understand all these 7 classification criteria. Now the metazoa, that means the multicellular animals, are classified into 2 groups. The first is parazoa. पैराजोआ में सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होगा, एंड दे विल बी एसिमेट्री। और ये सारे कैरेक्टर्स किस में आते हैं? इन द फाइलम पॉरीफेरा। द सेकेंड इज कॉल्ड यूमेटाजोआ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, इसमें टिश्यू लेवल मिल सकता है, ऑर्गन लेवल मिलेगा, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इसे 2 फर्दर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड रेडिएटा, नाम से आपको समझ आ रहा है, रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री मिलेगी या बायरेडियल। बायरेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का ही एक मॉडिफिकेशन है। सो रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री। देन यू विल फाइंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें 2 ही जर्म लेयर्स मिलेंगी। वन विल बी एक्टोडर्म एंड वन विल बी एंडोडर्म। दैट मीन्स इसमें क्या एब्सेंट होगी? मीजोडर्म विल बी एब्सेंट। और अब आप इसका एग्जाम्पल जो है बहुत इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, दे आर सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट रेडिएटा। यूमेटाजोआ को रेडिएटा, और दूसरा डिवीजन जो है इट इज कॉल्ड बायलेटेरिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, बायलेटेरिया मीन्स इसमें कैसी सिमेट्री मिलेगी? बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री आपको याद है स्टूडेंट्स? सिंगल प्लेन से हम बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमारे में होता है। ओके, यहाँ टिश्यू लेवल मिला है, यहाँ पे ऑर्गन लेवल भी मिलेगा, प्लैटीहेल्मिन्थस जिसका एग्जाम्पल है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये ऑर्गेनिजम्स हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड दीज विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें 3 जर्म लेयर्स मिलेंगी, एक्टो और एंडो जो पहले ही फॉर्म हो चुकी है, एंड द मीजोडर्म। बिल्कुल याद रखिएगा, लास्ट जर्म लेयर जो डेवलप हुई है दैट इज मीजोडर्म। ओके, अब जो बायलेटेरिया हैं इनको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, जैसे कि हमने बात की थी। अगर इनमें माउथ पहले डेवलप हुआ है सो दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमिया, और अगर इनमें एनस पहले डेवलप हुआ है देन दे विल बी कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। ओके, सो इन प्रोटोस्टोमिया व्हाट इज हैपनिंग? ब्लास्टोपोर develops mouth, and in deuterostomes blastopore develops anus. Now the second important thing, इनमें जो क्लीवेज होता है,
क्लीवेज जो है आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लीवेज का मतलब होता है जो एम्ब्रियो है उसमें जो रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। अभी के लिए आपको लर्न करना है, इसमें स्पाइरल क्लीवेज मिलता है एंड इन दिस द क्लीवेज टाइप इज रेडियल और बाइलेटरल क्लीवेज। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इस रेडियल सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये सिमेट्री की बात है, यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीवेज। नाउ इन ड्यूटेरोस्टोम्स what happens is there is only a single kind of cavity, there is a single type of coelom, okay, and this coelom is enterocoelom। और एंटेरोसीलोम क्या है? एक तरह की ट्रू सीलोम है, हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रू सीलोम। इट इज फॉर्म बाय एंटेरो मीन्स गट, इवैजिनेशन ऑफ गट वॉल। इसके एग्जाम्पल्स होंगे इकाइनोडर्मिटा, याद रखना बहुत सिंपल है, एंटेरो ई से शुरू हो रहा है तो इसके एग्जाम्पल्स भी किससे शुरू होंगे? ई वाले फाइलम से। सो इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ओके। और जो प्रोटोस्टोमिया है इनमें 3 तरह की बॉडी कैविटीज मिल सकती हैं। सो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ सीलोम, ओके, लेट्स टॉक अबाउट देम। वन इज एसीलोमेट, जिनमें सीलोम एब्सेंट है, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लैटीहेलमिन्थस। सो एसीलोमेट एग्जाम्पल इज प्लैटीहेलमिन्थस और फ्लैटवर्म्स। देन सूडोसीलोम यानी फॉल्स बॉडी कैविटी, द एग्जाम्पल इज एस्केलमेंथस और राउंडवर्म्स। और लास्ट, इसमें भी ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी, पर वो कैसे बनेगी? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, जिसे हमने नाम दिया था शाइजोसीलोम। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू बॉडी कैविटी और अ यूसीलोम, ओके, बट तरीका अलग है बनने का। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ओके, ठीक है। यहां पे ऐड ऑन कर देते हैं एक पॉइंट कि एनेलिडा में सेगमेंटेशन कैसा था? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एवरी वर्ड ऑफ दिस फ्लो चार्ट इज अ क्वेश्चन। एंड कॉर्डेटा में ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स राइट अ फ्यू मोर थिंग्स जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस में हमने देखा था यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, और जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो कैसी थी? यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी इट हैज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें एक ही ओपनिंग थी, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक ही ओपनिंग है, जिसे हम माउथ और एनस दोनों की तरह जो वर्क करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हुआ है, यहीं से, इसी फाइलम से ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ, और इसी फाइलम से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू हुआ है। और ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब 2 ओपनिंग्स हैं, यानी यहीं से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुई है, started. All right, so let's quickly do a recap. Metazoa can be of 2 types, parazoa and eumetazoa. Cell level, cell aggregate body plan, asymmetrical. They can have tissue, organ or organ system. On the basis of symmetry, radiata, bilateria. Tissue level, organ or organ system level. Diploblastic means 2 germ layers. Triploblastic means mesodermal is also formed. These are Ctenophora and Coelenterata. Bilateria can be of 2 types on the basis of development of embryonal cells. Protostomia means mouth develops first. Spiral cleavage, 3 kinds of coelom. Deuterostomia means anus develops first.
radial or bilateral cleavage, only a single type of body cavity. 3 types में से one is acelomate, platyhelminthes, organ level incomplete elementary canal. Pseudocelomate, organ system, tube within tube and complete elementary canal started from here. This is Aschelminthes, very important. And Schizocoelom, which is a type of true coelom but formed by splitting of mesoderm, Annelida, Arthropoda, Mollusca are the examples. Both internal and external segmentation is found, and in this only external segmentation is found. And in this, the type of coelom is enterocoelom, which is again a type of true coelom formed by outgrowth of gut wall. It is found in Echinodermata, Hemichordata and Chordata, and in Chordata only internal segmentation is seen. So with this, students, we have completed the criteria for the classification of animal kingdom or metazoa. In the next class, we will begin with the detailed study of our first phylum, that is Porifera. Till then, happy learning and have a good day. Thank you.